टीम कमोडिटी समाचार की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं कावेरी कम्युनिटी समाचार से। आज हम जानेंगे कम्युनिटी समाचार में कि अगले साल गोल्ड का क्या रुझान रहेगा। तो आज साल का आखिरी दिन और 2025 की नई शुरुआत। तो इस साल गोल्ड ने ये जो एक कमोडिटी है जिसने बॉन्ड्स, एफडीज और निफ्टी इंडेक्स से भी ज्यादा हमें रिटर्न दिया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार जैन जी, जो कि डायरेक्टर है पृथ्वी फिनमार्ट के। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर से आज हम जानेंगे गोल्ड और सिल्वर का अगले साल का रुझान। तो पहला सवाल मेरा सर से ये रहेगा कि गोल्ड सिल्वर के जो प्राइसेस है वो कौन से माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर रहेंगे सर जो गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगे। और यूएस डॉलर और इंटरेस्ट रेट क्या इस साल भी मतलब अगले साल भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको कमोडिटी समाचार को और आपके सारे व्यूअर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। वर्ष 2024 में काफी बड़ी उठापटक जो है हमने सोने और चांदी की कीमतों में होते हुए देखी, जिसके पीछे काफी सारे कारण थे। जहां हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स हो या यूएस के जो बॉन्ड की दरें हों, उनमें उठापटक रही। साथ ही यूएस फेड का जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल था, वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगता हुआ नजर आया, और वर्ष के आखिर में हमने वहां से 3 रेट कट भी होते हुए देखे। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने रहे। उसके साथ ही हमने देखा कि जो ग्लोबल जो इक्विटी मार्केट थे, वहां पे भी भारी उठापटक जो है वर्ष 2024 में देखने को मिली। लेकिन 24 के आखिर में एक दुनिया में जो बड़ा हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है, वो ये हुआ है कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प की जो है विजय हुई है, और वो वापिस से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जीतते हुए नजर आए हैं। अब वो यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंसी है, वो यहाँ पे जनवरी 20 के बाद रिज्यूम करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 में भी काफी सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे जो सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी चीज यह रहेगी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ जो है इम्पोज करेंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन और बाकी जो देश हैं, चाहे वो भारत हो या और भी जो एशियन कंट्रीज हो, वहां पे भी उन्होंने टैरिफ की बातें कही है। लेकिन वो कितना टैरिफ लगाएंगे, क्या उनकी पॉलिसी होगी, ये उनके आने के बाद ही पता चलेगा। हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा टैरिफ यूएस की तरफ से आते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की जो रिस्क है, वो वर्ष 2025 में भी बनी रहेगी। साथ ही जो डॉलर की जो वॉलेटिलिटी है, वो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें थोड़ी परेशान करती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारा मानना है कि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है, वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। दूसरा, जो यूएस की भी जो बॉन्ड की दरें हैं, वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर के बाद थोड़ी कूल ऑफ होना शुरू होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे काफी सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे जो वर्ष 2024 की तरह 25 में भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। जी सर। इसका मतलब डॉलर और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में भी मैंने आपसे पूछा था सर। इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको क्या लग रहा है। इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे यूएस फेड ने 3 रेट कट जो है वर्ष 2024 में किए हैं। वर्ष 2025 में 4 रेट कट और 26 में 2 रेट कट की संभावनाएं थी, जो कि यूएस फेड की अभी नवंबर मंथ की पॉलिसी मीटिंग हुई है, वहां पे यूएस फेड ने वर्ष 2025 में ब्याज दरों में कटौती का अनुमान 4 से घटा के 2 कर दिया है। तो उसी के चलते हमने देखा है कि डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। यूएस के जो बॉन्ड की दरें हैं, वो 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है, और सोने और चांदी की कीमतों में करेक्शंस होते हुए नजर आए हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर 2 रेट कट भी यूएस फेड की तरफ से होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज करने का काम करेंगे, और उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो हमारा मानना है कि अगर 2 रेट कट भी यूएस फेड करता है, तो मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखना चाहिए। ओके। सर आपको क्या लगता है कि अगले साल गोल्ड फिर एक बार ऑल टाइम हाई छू सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने में जो करेक्शन का दौर शुरू हुआ है नवंबर मंथ में इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में, तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर में जो है रुकता हुआ नजर आएगा। अभी जनवरी से जो मार्च का पीरियड है, वो एक कंसोलिडेशन का फेज रह सकता है सोने के लिए।
और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि सोने की कीमतें वर्ष 2025 में फिर एक बार नए हाईज की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी और 25 के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 प्रति ट्रायंस तक के स्तर भी सोने में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि वर्ष 2025 सोने के लिए फिर एक जो है रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे भी 88 से 90,000 तक के जो स्तर है सोने में वर्ष 2025 के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती जो क्वार्टर है वो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रह सकता है। ओके सर, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी अभी चल रही है और ग्लोबल रिसेशन, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे ट्रेडर्स का वही सवाल रहता है कि अगर ग्लोबल रिसेशन आया तो उन्हें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आपकी सलाह। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें जो है हम उसको विस्तार से समझेंगे। पहली जो चीज आपने बोला कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ष 2024 में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हम कह सकते हैं कि चरम पर थे, जहाँ ना सिर्फ मध्य पूर्व के देशों में बल्कि यूरोप के भी हिस्से में हमने जो यूक्रेन रशिया वॉर को जो है एस्केलेट होते हुए दिखा और बाकी और भी काफी सारे देशों में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, चाहे वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया हो या चाइना ताइवान हो। तो काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमने होते हुए देखे। वर्ष 2025 में हमारा मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पूरी तरह से तो ईज नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद वहां पे थोड़ी जो है उसके ऊपर विराम लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ऑलरेडी संकेत दे चुके हैं कि अगर यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से अगर कोई भी शांति का प्रस्ताव आता है तो वो उसके ऊपर जो है विचार करेंगे। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े ईज होते हुए नजर आएंगे, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होंगे ऐसा अभी कोई अंदेशा नजर नहीं आता है। और ग्लोबल रिसेशन के बारे में सर। ग्लोबल रिसेशन, मुझे नहीं लगता कि वर्ष 2025 में ग्लोबल रिसेशन हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना में जो आर्थिक हालात थे, ग्रेजुअली वो यहाँ पे जो स्टिमुलस की शुरुआत हुई है वर्ष 2024 के आखिर में, तो उससे यहाँ पे जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं पिछले 2 महीने से उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार चाइना वर्ष 2025 में 3 ट्रिलियन युआन का जो आर्थिक पैकेज है वो दे सकता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ को जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जहां तक यूएस में रिसेशन का सवाल है तो अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लगातार इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो जॉब के डेटा हो या वहां के हाउसिंग मार्केट के डेटा हो, वहां पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो यूरोपियन यूनियन है वहां पे हमने काफी दबाव देखा था वर्ष 2024 में, तो कहीं ना कहीं 2025 में वहां भी थोड़ा रिवाइवल जो है देखने को मिल सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि वर्ष 2025 में कोई ग्लोबल रिसेशन के जैसी कोई संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। हाँ, पहला क्वार्टर थोड़ा लेकलस्टर रह सकता है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है ग्लोबल ग्रोथ में भी जो है सुधार देखने को मिलेगा। ओके, तो ट्रेडर्स को क्या ध्यान देना चाहिए सर? अगर आपने जैसे कहा कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, तो ट्रेडर्स ने पोजिशनल अगर खरीदी या फिर कुछ ट्रेड करना हो तो वो थोड़ा रुकना चाहिए। जो छोटी अवधि के ट्रेडर है वो थोड़ा वेट एंड वॉच का नजरिया रख सकते हैं। वहीं हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो गिरावट में एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें, क्योंकि लंबी अवधि में चाहे सोना हो या चांदी हो, दोनों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि सोना और चांदी एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन में है और अभी ये बुल रन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, चूंकि हमने काफी अच्छी बढ़त यहाँ पे कीमतों में होते हुए देखी थी, तो उसके चलते एक टेक्निकल करेक्शन हम कह सकते हैं, तो वही अभी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो छोटी अवधि के ट्रेडर है वो थोड़ा वेट एंड वॉच रख सकते हैं, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं गिरावट में ये एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और एसआईपी के रूप में यहाँ निवेश कर सकते हैं। राइट सर, फिर मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा गोल्ड सिल्वर रेशो के बारे में। रेशो क्या लग रहा है सर आपको? गोल्ड सिल्वर का रेशो जो है अभी हम कह सकते हैं कि 90 के आसपास ये रेशो जो है ट्रेड हो रहा है। जी। मतलब अभी यहाँ पे चांदी की कीमतों में फिर एक बार दबाव देखने को मिला है और सोना फिर यहाँ पे जो है चांदी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है और उसी के चलते हमने देखा है कि रेशो जो है वो 90 के स्तर तक पहुंचता हुआ नजर आया है। लेकिन जी। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ 92 94 के जोन में फिर एक बार जो गोल्ड सिल्वर रेशो है वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ग्रेजुअली जो रेशो है फिर वो नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। मतलब ये है कि अभी शॉर्ट टर्म में सोना थोड़ा सा जो है चांदी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में फिर एक बार जो
चांदी का आउट परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा, और रेशियो ग्रेजुअली फिर एक बार 80-78 तक जो है भी आ सकता है वर्ष 2025 के आखिर तक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे चांदी का आउट परफॉर्मेंस वर्ष 2025 में भी रहेगा। तो गिरावट में चांदी में यहाँ पे निवेश की एक अपॉर्चुनिटी निवेशकों के लिए रहेगी। बराबर। मतलब अगले साल हमें गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी गिरावट देखने मिल सकती है। अगला सवाल रहेगा सर मुझे कि गोल्ड सिल्वर का ब्रेक इवन माइनिंग कॉस्ट क्या रहेगा? जहाँ तक गोल्ड सिल्वर के ब्रेक इवन की माइनिंग कॉस्ट का सवाल है, तो ये अलग अलग माइनिंग और कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग है। जहाँ तक अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो सोने का जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है वो लगभग 1500 से $1600 प्रति ट्राई आउंस के बीच में है। उसके अलावा वहाँ पे जो रिकवरी का रेशियो है वो बिटवीन 80 to 90% रहता है। जो और निकलता है गोल्ड का, उसको जो उसमें से जो हम कह सकते हैं कि जो रिटर्न मटेरियल मिलता है वो लगभग 80 से 90% उसका रिकवरी रहता है। दूसरा यहाँ पे रिफाइनिंग की कॉस्ट भी आती है, तो उसको देखते हुए कंट्री और माइनिंग के हिसाब से वो जो कॉस्ट है वो 1800-1900 तक भी पहुंच जाती है। जहाँ तक चांदी में माइनिंग की कॉस्ट का सवाल है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा वेरिएशन है सिल्वर की माइनिंग कॉस्ट को लेकर के, और वो लगभग $18.5 से $29 अलग अलग कंट्री और माइनिंग के हिसाब से है। एक स्टडी के हिसाब से जो एवरेज जो सिल्वर का भी माइनिंग कॉस्ट है वो लगभग $26.5 प्रति ट्राई आउंस के आसपास है। ओके, धन्यवाद सर। वही मैं ईटीएफ्स के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स है, जो सब्सक्राइबर है, वो मोस्टली हमारे फिजिकल में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। और गोल्ड एज ए सेफ हेवन एसेट हमें पता ही है, मोस्टली उसमें भी इस साल तो ज्यादा ही उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। तो उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? आज जो छोटी अवधि के निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, जिनका निवेश का क्वांटम कम होता है, तो गोल्ड ईटीएफ उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक सोने और चांदी में निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी छोटे डिनोमिनेशन में है वो निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी सारे सोने और चांदी के ईटीएफ जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, और काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी उनमें बनी हुई है। अगर सोने में कोई निवेश करना चाहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे इनिशियली सोने के ईटीएफ से वो निवेश की शुरुआत कर सकता है। 1 ग्राम का भी 100वां जो हिस्सा है उसमें निवेश की शुरुआत हो जाती है। अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं, तो लगभग 65-70 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आप चांदी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 ग्राम से आप शुरुआत कर सकते हैं, लगभग 80 से 90 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपकी शुरुआत हो जाती है। और आप अगर रेगुलर बेसिस पे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो सोने और चांदी के म्यूचुअल फंड भी आपके पास निवेश के विकल्प हैं, जिसमें आप 100 से 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जो बड़े निवेशक हैं, जो एचएनआई या सेमी एचएनआई हैं, जिनको फिजिकल में नॉर्मली खरीदते हैं, तो वो फिजिकल ना खरीद के वो डीमेट में भी सोने और चांदी को रख सकते हैं। एमसीएक्स के ऊपर आप जो है अपने ट्रेडिंग के साथ साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और वहाँ सोने और चांदी के अलग अलग डिनोमिनेशन में आप डिलीवरी अपने डीमेट अकाउंट में ले सकते हैं। अगर सोने की बात करें, तो आप 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम और 1 केजी के बार के रूप में डिलीवरी डीमेट में ले सकते हैं। वहीं चांदी में आप 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो के डिनोमिनेशन में ले सकते हैं। डीमेट में डिलीवरी लेने का ये फायदा होता है कि आपको एक तो एक्सचेंज पे मेकिंग चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, दूसरा यहाँ पे आपकी जो होल्डिंग की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम होती है, और आप जो भी एक्सचेंज में डीमेट में मटेरियल लेते हैं, वो आप उसको एक्सचेंज पे रीडिलीवर भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज के वॉल्ट से फिजिकल भी सोने और चांदी की डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी सुविधा सोने और चांदी के निवेशकों के लिए रहती है। तो निवेश का जो विकल्प है वो निवेशक अपने रिस्क अपेटाइट और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से चुन सकता है। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ उनके लिए निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। जी। जैसे कि सर ने भी बताया, और हम भी आपको सिल्वर में भी कई महीनों से आपको इन्वेस्टमेंट की ही सलाह दे रहे हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अभी भी इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं गया है। अभी भी हर गिरावट पर ही इन्वेस्टमेंट, बड़े पोजिशनल जो ट्रेडर है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। फिर मेरा अगला सवाल रहेगा सर आपसे कि आपको क्या लगता है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बिगिनर्स के लिए क्या रहेगा गोल्ड और सिल्वर में या फिर कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए? आपका मैं जानना चाहूंगी ओपिनियन। जो भी बिगिनर्स हैं और वो जो कमोडिटी में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो सोने और चांदी से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।
अगर वो फिजिकल यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो सोने और चांदी के ईटीएफ जो हैं वो निवेश के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। वहीं अगर वो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो एमसीएक्स में जो छोटे लॉट साइजेस है वहाँ पे वो निवेश ट्रेडिंग और निवेश की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही छोटे निवेशक हैं जिनको अभी समझ कम है तो उनके लिए ईटीएफ जो है एक बेहतर विकल्प ट्रेड के लिए रहेगा। जी। तो उम्मीद करती हूँ सभी दर्शकों को कि जो सर ने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप हमारे सब्सक्राइबर को आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद सभी दर्शकों का, और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी समाचार को। धन्यवाद।